चलिए मैं डन। अच्छा वैसे आप लोग मुझे बताइए कि जो मीथेन है इसको अगर मैं बर्न करूँ, वैसे तो मुझे इक्वेशन लिखनी चाहिए, जैसे मीथेन ऑक्सीजन के साथ बर्न होकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है। वैसे आप लोग ऐसे देख के बताएं कि मीथेन से कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल्स बनेंगे। वैसे एक ही बनेगा ना, उस बेचारे में है ही एक कार्बन। तो बताओ दोनों का रेशो क्या बना, 1:1 ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसके 5 ml से इसका कितना बनेगा, कॉमन सेंस की बात है 5 ml ही बनेगा, क्योंकि दोनों का रेशो बने। मतलब ये जो ईथेन है, अगर मैं इसको ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न करूँ, वैसे तो मुझे पूरी इक्वेशन लिखनी चाहिए, लेकिन मैं लिख नहीं रहा क्योंकि मुझे पता है ईथेन से कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल्स बनेंगे, 1 बनेंगे 2, उसमें है ही 2 कार्बन, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मोल्स बनेंगे ना। बताओ यहाँ क्या रेशो आ गया, डबल का रेशो आ गया। अब बताओ ईथेन के कितने ml दिया हुआ है, क्वेश्चन में कितना ml दिया हुआ है, 10 ml। तो बताओ कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बनेगी, 20 ml। अब बताओ कार्बन डाइऑक्साइड टोटल कितनी बन गई, 5 ml मीथेन से बनी और 20 ml किससे बन गई, ईथेन से। तो बताएं टोटल कितनी हो गई, 25 ml। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह सॉल्व करना था। आप लोग समझ गए मैंने किस तरह सॉल्व किया। तो ये आसान था ना, मीथेन से हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का एक ही मोल बनेगा, इथेन से 2 मोल बनेंगे, तो इसलिए हमने देखकर अंदाज़ा लगा लिया कि कितनी बनेगी। तो आइंदा के बाद मुझे यकीन है ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कर लेंगे। चले आगे, बच्चे भी कम आए हैं कल के मुकाबले में। बड़ा सेकंड क्वेश्चन जो नज़र तो सबको आ रहा है, सेकंड क्वेश्चन देख कर ना कोशिश करना है कि इसको बगैर सॉल्व करे आंसर बताना है। बड़ा क्वेश्चन नंबर 2 को बगैर देखे बस देखकर जवाब देना है, बगैर सॉल्व किए। अच्छा मैं आपको बता दूं mg का एटॉमिक मास कितना होता है, 24 ना, 24 सही। अब देखते हैं सबसे पहले कौन जवाब देगा। सही, क्या नाम है तुम्हारा, रेहान। यार तो बहुत मोटा बोल्ड आ गया, कहाँ से आ गई, अभी सही किया था मैंने। चलिए ठीक है, मुझे यकीन है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, रेहान ने कर लिया। ये पता कैसे किया उन्होंने, चलिए मैं आपको बताते हैं। पता है 1 मोल मैग्नीशियम कितना होता है, 24। हमें कितना दिया हुआ है, 48। 1 मोल दिया हुआ है, 2 मोल। ये हमें देखकर पता चल गया ना, हम कोई हाथ से लिखे बगैर हमें पता चल रहा है 2 मोल। अब देखकर बताओ, मैग्नीशियम हमें दिया हुआ है, हाइड्रोजन मालूम करना है, दोनों का रेशो क्या है, इक्वल रेशो 1:1। अगर मैग्नीशियम का 2 मोल है तो हाइड्रोजन का भी 2 ही मोल होगा, है ना। इट्स ओके ना, यहाँ तक भी हम पहुँच गए। हाइड्रोजन के 2 मोल है। अच्छा 2 मोल हाइड्रोजन का वॉल्यूम 22.4 होगा या 44.8, जवाब है 44.8, जवाब आ गया। समझ गया। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाला नहीं था, ये तो देख के पता चल रहा होता है। इस स्टीशियोमेट्री के मैंने तो देखे हैं सवाल ऐसे ही सॉल्व होते हैं जैसे ये हुआ है, ज़्यादातर, सारे नहीं। चलिए ठीक है, मैं मज़ीद क्वेश्चंस ले आता हूँ। हमने कर लिया 19 तक ना। अब आ रहा है परसेंटेज वाला टॉपिक। चलो यार उठाना ही पड़ेगा। सेलेक्ट क्यों नहीं हुआ,
आज भी क्वेश्चन नंबर 1 से दो बार फिर देखते हैं। चलो सही, रेडी। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आज हम देखें इसमें से कौन सी बात गलत है। अच्छा, इसको हम बात करने से पहले तो ये तो हमें पता ही अच्छी तरह, ये तो हम लोगों को पता है ना कि जो केमिकल रिएक्शन के अंदर जो हकीकत में जो प्रोडक्ट बनती है उसका नाम होता है एक्चुअल यील्ड, है ना। और जो हम स्टेशियोमेट्री के जरिए आंसर निकालते हैं वो कौन सी यील्ड होती है, वो थियोरेटिकल यील्ड होती है। अच्छा, एक्चुअल यील्ड हमेशा क्या होती है, छोटी होती है, और थियोरेटिकल यील्ड हमेशा बड़ी होती है। थियोरेटिकल यील्ड के बड़े होने की वजह क्या होती है, थियोरेटिकल यील्ड एक्चुअली एक आइडियल आंसर आता है, एक आइडियल आंसर होता है कि 100% केमिकल रिएक्शन ऐसा हुआ तो इतनी प्रोडक्ट बनेगी। लेकिन हकीकत में क्या होता है, कभी भी 100% एफिशिएंसी के साथ केमिकल रिएक्शन नहीं हो पाते। कल आप लोगों को याद होगा मैंने बताया था, रिएक्टेंट 100% प्रोडक्ट में कन्वर्ट ही नहीं होता, कुछ तो सेटल डाउन हो जाता है, कुछ प्रोडक्ट बनने के बाद ज़ाया हो जाती है वॉशिंग में, रिक्रिस्टलाइजेशन में। हम समझ रहे होते हैं रिएक्शन सिर्फ इरिवर्सिबल है, सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड में जा रहा है, लेकिन वो बैकवर्ड में भी आ रहा होता है, साइड रिएक्शंस भी और होते हैं। इस वजह से कभी भी एक्चुअल यील्ड थियोरेटिकल यील्ड के बराबर नहीं होती, बल्कि थियोरेटिकल यील्ड से छोटी होती है। अब आ जाए, पहला सवाल क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, जनरली एक्चुअल यील्ड इज। तो बताएं इसका कौन सा ऑप्शन है, ए तो हो ही नहीं सकता ना, एक्चुअल यील्ड कभी थियोरेटिकल यील्ड से बड़ी तो नहीं आ सकती ना, ये तो कोई बहुत ही बड़ा ब्लेंडर होगा कि आपको लग रहा है कि वो 3 किलोग्राम बनेगा, वो बन गया 4 किलोग्राम, तो आप कहेंगे तो बहुत ही बड़ा ब्लेंडर हो गया। नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, याद कर रहा है, नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, यही है ना, जनरली एक्चुअल यील्ड इज। इसका जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, लेस देन थियोरेटिकल यील्ड। चलें ठीक है, आगे चलते हैं। नंबर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, जनरली थियोरेटिकल यील्ड इज ए ग्रेटर देन प्रैक्टिकल यील्ड। चलें ठीक है, सही। स्टेशियोमेट्रिक कैलकुलेशन गिव अस यील्ड कॉल्ड। पता है वैसे स्टेशियोमेट्री से जो आंसर आता है उसका नाम क्या होता है, इसके ऑप्शन है नीचे दिए हैं, ये नीचे वाले, इनको हटा के। हाँ भाई, स्टेशियोमेट्री से जो आंसर आता है वो कौन सी यील्ड होती है, बी थियोरेटिकल यील्ड होती है। चलिए ठीक है, तो सारे एक जैसे सवाल आते हैं। अब आ जाए इसके न्यूमेरिकल पे। इसके न्यूमेरिकल ये दिया हुआ ये रहा, ये जो आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ। आ जाए इसको करते हैं सॉल्व। एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा देता हूँ, बाकी आप लोग कर लीजिएगा। अच्छा, एक बात अच्छी तरह याद रखिएगा, जो परसेंटेज यील्ड का न्यूमेरिकल होता है इसमें हमें कुछ दिया हुआ होता है, जैसे यहाँ दिया हुआ है 12 ग्राम मैग्नीशियम। बेटा परसेंटेज यील्ड के न्यूमेरिकल में जो रिएक्टेंट का अमाउंट दिया हुआ होता है बेटा वो हमारा गिवन होता है। बेटा परसेंटेज यील्ड के न्यूमेरिकल में जो रिएक्टेंट का अमाउंट दिया हुआ होगा वो हमारा गिवन होगा। बेटा परसेंटेज यील्ड के न्यूमेरिकल में जो प्रोडक्ट का अमाउंट दिया हुआ होगा वो हमारी एक्चुअल यील्ड होगी। पता है इसमें प्रोडक्ट का अमाउंट दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 15 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड। बेटा ये क्या होगी, ये एक्चुअल यील्ड होगी। समझ गए मेरी बात। तो बेटा परसेंटेज यील्ड के न्यूमेरिकल में जो रिएक्टेंट का अमाउंट दिया हुआ होगा वो क्या होगा, वो गिवन होगा, उसकी मदद से हम सॉल्व करेंगे। अच्छा, प्रोडक्ट का अमाउंट जो दिया होगा वो क्या होगा, वो एक्चुअल यील्ड होगी, और वो हम आगे परसेंटेज यील्ड के फॉर्मूले में इस्तेमाल करेंगे। जिसकी एक्चुअल यील्ड दी हुई उसकी थ्योरेटिकल यील्ड निकालेंगे स्टेशियोमेट्री के जरिए। सुन लिया आप लोगों ने सारी बात। अब बताओ किसकी एक्चुअल यील्ड दी हुई, मैग्नीशियम ऑक्साइड की। आज इसकी थ्योरेटिकल यील्ड निकालते हैं उसकी मदद से। जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, Mg दिया हुआ है। बताओ Mg और मैग्नीशियम ऑक्साइड के दरमियान यही रेशो बन रहा है ना। अब क्योंकि ग्राम दिया हुआ है तो एक काम करो बेटा, पंखा बंद करना। हाँ, क्योंकि ग्राम दिया हुआ है तो एक काम करो, प्योर स्टेशियोमेट्री से सॉल्व करते हैं।
ग्राम की स्टेशियोमेट्री क्या होती है, इनके मॉलिक्यूलर मासेस होते हैं। बताओ mg कितना होता है, 24 ग्राम। बताओ 2 mg कितना हो जाएगा, 48 ग्राम। mgo कितना होता है, mg होता है 24, o कितना होता है 16, टोटल कितना हो गया 40। बताओ 2 mgo कितना हो जाएगा, जवाब है 80 ग्राम। अब बताओ हमें दिया हुआ कितना है, गिवन हमेशा बाद में पुट किया जाता है। बताओ कितना दिया हुआ है, 12 ग्राम दिया हुआ है मैग्नीशियम सवाल में। अब बताओ प्रोडक्ट कितनी बनेगी, हैं एक्स अज्यूम किए बगैर बताओ ना, हैं यहाँ क्या है, ये जो मैं जहाँ एक्स लिखता हूँ यहाँ जवाब क्या आएगा, ऐसे देख के बताओ। जवाब है 20। वो कैसे पता चला, बताओ मैग्नीशियम हाफ का हाफ हुआ है ना, 48 का हाफ कितना होता है 24, 24 का हाफ कितना होता है 12। अगर ये हाफ का हाफ हुआ है तो उसको भी हाफ का हाफ कर दो। 80 का हाफ कितना हो गया 40 का हाफ कितना हो गया 20, तो ये हो गया 20 ग्राम। बताइए जो 20 ग्राम आया है ये कौन सी ईल्ड आई है बेटा, ये थ्योरेटिकल ईल्ड आई है। आ जाओ अब हम निकालते हैं परसेंटेज ईल्ड। बताओ परसेंटेज ईल्ड निकालने के लिए ऊपर क्या रखते हैं, एक्चुअल, जिसका एक और नाम प्रैक्टिकल ईल्ड भी होता है। नीचे क्या रखते हैं, थ्योरेटिकल, जिसका एक और नाम एक्सपेक्टेड ईल्ड भी होता है। 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आ जाओ परसेंटेज ईल्ड निकाल लेते हैं। बताओ एक्चुअल ईल्ड सवाल में दी हुई है ना, एक्चुअल ईल्ड हमें दी जाएगी, वो हम खुद कैलकुलेट नहीं कर सकते। बताओ एक्चुअल ईल्ड सवाल में कितनी दी हुई है, 15 ग्राम। थ्योरेटिकल हमने खुद निकाली, कितनी निकली है 20 ग्राम। किससे मल्टीप्लाई करना है, 100 से। अब मुझे बताइएगा क्या 20 के टेबल में 100 आता है, जी हाँ 25 होता है 100। तो बताओ 15 5 कितना हो गया 75%। इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो बताओ परसेंटेज यील्ड के न्यूमेरिकल में जो रिएक्टेंट का अमाउंट दिया हुआ होता है वो क्या होता है, गिवन। जो प्रोडक्ट का अमाउंट दिया हुआ होता है वो क्या होती है, एक्चुअल यील्ड। और बाद में जिसकी एक्चुअल यील्ड दी हुई होती है उसकी हम क्या निकालते हैं, थ्योरेटिकल यील्ड। ऐसे निकालते हैं स्टेशियोमेट्री के जरिए। पता ही सवाल समझ आ गया। अब इस जैसे ना मैंने कई सवाल बनाए हैं, अब वो आप लोग करेंगे तो खुद बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी। डन हो गया, देख लें, किसी को कुछ बात पूछने नहीं। चलिए आप लोग कॉपी ना भी करें, अगला वाला अटेम्प्ट करेंगे, खुद ही समझ में आ जाएगा। चलो बच्चों आगे वाला अटेम्प्ट करते हैं। आगे वाला सवाल ये आ गया, पहले तो इसकी क्या लिखनी पड़ेगी, इक्वेशन। इक्वेशन तो खैर आसान है, मुझे यकीन है आप लोग लिख लेंगे। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है इसका मोलर मास कितना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट क्या आता है किसी को कितना होता है, 100 होता है 100। ये मैंने आपको बता दिया, बट आप लोग को निकालना पड़ता है, क्योंकि अगर आप निकालते हैं ऐसे निकालते हैं CaCO3, कैल्शियम होता है 40, कार्बन होता है 12, ऑक्सीजन 16 48। क्या वो इक्वेशन लिख रहे हो अभी तुम, इक्वेशन तो आसान है ना इसकी। कैल्शियम कार्बोनेट को HCl के साथ रिएक्ट करवा दो। बताओ कैल्शियम वाटर के कैल्शियम H के साथ रिएक्ट करेगा या Cl के साथ, Cl के साथ ना, CaCl बनेगा या CaCl2 बनेगा, CaCl2 बनेगा ना। चाहिए चलिए, जिन बच्चों से नहीं सॉल्व हो रहा है चले उनके लिए मैं सॉल्व कर लेता हूँ। बताइए जो कैल्शियम कार्बोनेट इसको किसके साथ रिएक्ट करवाना था, HCl के साथ। कैल्शियम Cl के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, CaCl2 है ना, और क्या बनेगी, वाटर बनेगा, और हम सब जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 आ जाएगी। आप सबको पता है हमारे काम का कौन है, कैल्शियम कार्बोनेट, और हमारे काम की कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड। इन्हीं का तस्करा है सवाल में। मतलब 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या है, ये एक्चुअल यील्ड है या गिवन है, रिएक्टेंट हमेशा गिवन होता है परसेंटेज यील्ड के न्यूमेरिकल में। बताओ 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है, ये एक्चुअल यील्ड है। जिसकी एक्चुअल यील्ड दी हुई उसकी हम क्या निकालेंगे, थ्योरेटिकल यील्ड। हम कार्बन डाइऑक्साइड की थ्योरेटिकल यील्ड निकालेंगे। आज हम निकालते हैं स्टेशियोमेट्री के जरिए निकालते हैं, क्योंकि ग्राम में दिया हुआ। कैल्शियम कार्बोनेट कितना होता है 100 ग्राम, कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है 44 ग्राम। तो हमें कितना दिया हुआ है 50 ग्राम, डबल दिया हुआ है हाफ, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी हाफ हो जाएगा। कितना हो गया 22 ग्राम। बस ये आ गई कौन सी यील्ड,
थ्योरेटिकल। आज हम परसेंटेज यील्ड निकालते हैं, एक्चुअल ऊपर रखते हैं, एक्चुअल हमें दी हुई है 11 ग्राम, वो तो अब देख के ही पता चल रहा है 50% जवाब आएगा। याद है बचपन में हमने 11 का टेबल याद किया था, अच्छा बहुत आसान था। 11 2 ज़ा 22 और 250 ज़ा 100, ये 11 सॉरी इसका जवाब क्या आ जाएगा सबको पता है, इसका जवाब आ गया 50%। मुझे जिन्हें क्लास के अक्सरियत ने कर लिया होगा सॉल्व। इस जैसा एक और भी सवाल है और उसके बाद थोड़े आसान वाले जो एग्जाम में आ जाते हैं। ये वाले सवाल आए ना परसेंटेज यील्ड का, तो मुश्किल सवाल होगा, लेकिन वो ज़्यादातर पता है कौन सा दे रहे हैं जिसमें एक्चुअल और थ्योरेटिकल दी हुई है, तो वो ज़ाहिर वो तो बच्चों के लिए आसान होता है, तो इसलिए पहले मैंने ये वाले करवा दिए। चलें पहले काम करें, ये वाला कर जाए। ये है क्वेश्चन नंबर 2, जो 2 लिखा हुआ है, पहले 2 सॉल्व कीजिएगा। चलो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है, याद है किसी को? हाँ शाबाश, 180, 180। इसको कीजिएगा ट्राई अब। आज आपको मॉक टेस्ट है। हाँ मैं जवाब बता रही हूँ। वो कौन बता रहा है सर, बहुत देर हुई क्या? हो नहीं सकती। अभी मैं कर लूँ सॉल्व, तू नहीं लगाया? 78.8 और किन के अलावा तुम जो बैठी हो पीछे, होगी कर ली सॉल्व, यह है तुम्हारी? अच्छा सही, चल ठीक है मैं सॉल्व कर लेता हूँ, आप लोग देख लेंगे। इसमें 18 ग्राम ग्लूकोज दिया हुआ है, ये क्या है हमारा गिवन है ना हमारा, इससे तो हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। 6.6 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोडक्ट का जो अमाउंट दिया हुआ होता है वो कौन सी यील्ड होती है? वो एक्चुअल यील्ड होती है। आज हम थ्योरेटिकल यील्ड निकालते हैं, मज़ा आएगा। हाँ भाई किस किस को कंपेयर करना है? ग्लूकोज दिया हुआ है और क्या मालूम करना है? कार्बन डाइऑक्साइड मालूम करना है। बैलेंस इक्वेशन में कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल है, 2 हैं, 2 गलत मत कर दीजिएगा एग्जाम में, 2 हैं तो 2 ही लिखेंगे वरना कभी भी जवाब नहीं आएगा।
अच्छा इनकी स्टिशियोमेट्री देखते हैं। मतलब ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, अक्सर बच्चों को याद होता है, कितना होता है 180 ग्राम। कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है 44, पता है यहाँ 44 होगा या 88 होगा, जहाँ पे 88 ग्राम। मतलब हमें कि दिया हुआ कितना है, हमें 180 नहीं दिया हुआ, हमें कितना दिया हुआ है 18। बताओ ये कितना आएगा, अंदाजा हो रहा है 8.8 आएगा। डेसिमल यहाँ कम हुआ है तो डेसिमल यहाँ भी कम कर दो। खैर चले, नहीं समझ में आ रहा है इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। एक्स एज्यूम कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। एक्स को किससे मल्टीप्लाई किया मैंने 180 से, और 18 को मल्टीप्लाई किया 88 से। हाँ भैया मल्टीप्लाई से कहा, वहाँ जाके कहाँ जाएगा डिवाइड में। हाँ भैया अब क्या होगा 18 क्या यार 18 10 सा कितना हो जाएगा 180 ना, इतना तो हम सबको पता है भाई 18 10 सा 180 होता है। तो 88 को 10 से डिवाइड करो, क्या जवाब आएगा 8.8 ग्राम। जाहिर सी बात यही आएगा। यहाँ तक कर लिया था लोगों ने। अब आ जाओ परसेंटेज यील्ड निकालते हैं। कहाँ गया, लो चलें बात हो गई। बच्चों आ जाओ परसेंटेज यील्ड निकालते हैं। तो परसेंटेज यील्ड निकालने के लिए ऊपर क्या रखूंगा मैं, एक्चुअल यील्ड। हाँ भाई एक्चुअल यील्ड कितनी है वैसे 6.6, थ्योरेटिकल कितनी है ये 8.8। 100 से कर दो मल्टीप्लाई। तो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, डेसिमल से डेसिमल गया है ना। अब बताओ कौन से टेबल से कैंसिल हो रहा है। 11 का टेबल हमने बचपन में याद किया था, सबसे आसान टेबल। 11 6 66, 11 8 88। अब बताओ कौन से टेबल से कैंसिल हो रहा है। 2 3 6, 2 4 8। बच्चों इतना तो हम सबको पता है ना, 4 10 कितना होता है 40। तो 4 20 80, तो 4 25 100 है ना। 4 25 होता है 100, तो 25 3 कितना आ गया, जहाँ पे 75%। हाँ भाई कर लिया था, आपने कर लिया था, और किसने किया था, बाकी सबको तो 78 आंसर आ रहा था। 78 आ कैसे आ रहा, तो बड़ी मुश्किल कैलकुलेशन से आया हो। खैर मैं कहना कि चाह रहा था इसका आंसर आसान था, इसका आंसर जस्ट इजी कैलकुलेशन से आ गया था। आप लोगों ने देख लिया होगा, इतना मुश्किल तो नहीं था नहीं। आप लोगों ने पता नहीं क्या गड़बड़ कर दी थी, जवाब नहीं आया आप लोगों ने। नेक्स्ट अच्छा सर चलिए अपने क्वेश्चंस पे वापस आ जाते हैं। चलिए कुछ थ्योरेटिकल सवाल किस्म के सवाल देख लेते हैं, जो कि स्टार्ट हो रहे हैं कहाँ से, 4 से। क्वेश्चन नंबर 4, हाँ भाई 4 देख ले सबने। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एएमयू याद है कितना होता है। वैसे आप लोगों को पता है हर चीज़ का एएमयू में मास होता है, हर चीज़ का। प्रोटॉन का कितना होता है, ऑलमोस्ट 1 के बराबर, 1.0073 ऐसे कुछ है। न्यूट्रॉन का कितना होता है, ऑलमोस्ट 1 के बराबर, 1.0086। इलेक्ट्रॉन इनसे बहुत छोटा है, ज़ाहिर है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बराबर तो नहीं होता, उसके मुकाबले में कई गुना छोटा है। इलेक्ट्रॉन का मास हमें याद करना पड़ेगा क्योंकि वो 1 के बराबर नहीं है। इलेक्ट्रॉन का मास एएमयू में होता है, कितना होता है 0.0005 AMU, ये होता है। ठीक है भाई। अच्छा बताओ इसको मैं अगर एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करूँ तो क्या हो जाएगा, 5.5 सपोज टू भी मैं बना रहा हूँ उसको, तो एक्सपोनेंट क्या होगा 1 2 3 4 है ना, एक्सपोनेंट -4 आ जाएगा ना। तो इन दोनों में से किसी एक ऑप्शन को आप टिक कर सकते हैं। तो बताएं इसका ऑप्शन कौन सा हुआ, इसका ऑप्शन हो गया C। ये तो एक याद रखने वाली बात है, ये कोई समझने वाली बात थोड़ी है। तो इलेक्ट्रॉन का मास AMU में कितना है ये हमें याद रखना है, 0.0005। ठीक है भाई। चलो भाई आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, चलिए भाई सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 50 जो सबसे पहले सॉल्व करेगा उसका नाम मैं यहाँ लिखूंगा, सपोज टू बी रजिया।
ओ भाई अलग अलग कर डी C3H8 C3H4 और तुम्हारा आ रहा है C3H8, तुम्हारा आ रहा है C3H4 और कोई C3H6 डी हाँ पे देख लिया लोगों ने अच्छी तरह, ज़्यादा देख लिया वैसे काफ़ी। अब जवाब भी दे दें। हार मान ली, हार मान ली, अब नहीं कर रहे चलिए ठीक है, मैं सॉल्व कर लेता हूँ। अब आप लोग देखेंगे सवाल सॉल्व होगा कैसे। अब इस पे कंसंट्रेट कीजिएगा। अच्छा ये सवाल वैसे ही सॉल्व होगा जैसे हम कर रहे थे। यहाँ पे कोई हाइड्रोकार्बन है, हमें नहीं पता वो कौन सा है, हमें तो ढूंढना है वो। तमाम हाइड्रोकार्बन किसकी मौजूदगी में बर्न होते हैं? ऑक्सीजन की मौजूदगी में। हमेशा क्या बनता है? हमेशा यही दो चीज़ें बनती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और एक वाटर बनता है। अच्छा हम अंदाज़ा लगाते हैं क्या जवाब होगा इसका। बताओ हाइड्रोकार्बन कितने CM3 दिया हुआ है? 20 CM3 है ना। बताओ कार्बन डाइऑक्साइड कितने CM3 बन रही है? 60 CM3। बताओ कितने टाइम्स ज़्यादा बन रही है? 3 टाइम्स ज़्यादा बन रही है। इसका मतलब हाइड्रोकार्बन का 1 मोल है तो कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल होंगे? जवाब है 3 मोल। ये 20 है वो 60 है, 3 गुना ज़्यादा बन रहा है ना, तो 3 मोल होंगे इसके। अब बताओ उस हाइड्रोकार्बन में कार्बन की तादाद कितनी होगी? 3। वो वाला ऑप्शन टिक कर दो जिसमें 3 कार्बन है। आप कहेंगे सर ये तो गलत बात है, तो 3 ऑप्शन है। इसका मतलब अभी और सॉल्व होगा। चलिए और सॉल्व करते हैं, मज़ा आएगा। अभी हमें हाइड्रोकार्बन कितना दिया हुआ है? 20 CM3। पता है हमें स्टीम यानी वाटर कितनी दी हुई? 40 CM3। अब मुझे यकीन आपको जवाब पता चल गया हो गया है ना। ये कितनी बन रही है? 40 CM3। मतलब कितने टाइम ज़्यादा बन रही है? 2 टाइम ज़्यादा बन रही है, डबल बन रही है, डबल है ना। अब बताओ उसमें हाइड्रोजन एटम्स कितने होंगे, देख के बताना। इसका मतलब 2 मोल पानी में 4 हाइड्रोजन है, तो इसका जवाब क्या हो गया? C3H4। ये था टेक्निकल सवाल, लेकिन इसमें बताएं कोई मुश्किल बात थी? इसमें कोई मुश्किल बात नहीं। तुम्हारा नाम क्या है? हंजला। अच्छा हंजला ऐसे लिखते ना, हाँ ऐसे लिखते, ए भी आता है इसमें। अच्छा चलो ठीक है, अच्छी बात। खैर मैं कहना चाह रहा था ये था एक टेक्निकल सवाल जो कि मैं चेक करना चाह रहा था कौन अपना दिमाग इस्तेमाल करता है, क्योंकि ये तो दिमाग इस्तेमाल करने वाला सवाल है। चलो ठीक है, अब आपको अपने आप पे अफसोस तो नहीं हो रहा होगा वैसे। अब आ जाए अगला सवाल। अगला सवाल ये 5 रुपये के क्वेश्चन मैंने कॉपी किया हुआ वैसे तो। इंटर का है। अच्छा ये रहा। मैं आप लोगों को बता दूं लूनर कॉस्टिक ये क्या होता है? ये सिल्वर नाइट्रेट का एक दूसरा नाम होता है, AgNO3। ठीक है, और AgNO3 के बारे में सुन लें। इसका नाम लूनर कॉस्टिक इसलिए रखा गया है कि इसको अगर हाथ लगा लो तो काले रंग का धब्बा पड़ जाता है स्किन के ऊपर, वो भी महीनों के लिए। तो हम बाज़ औक़ात हैं लैब में सोल्यूशन बना रहे होते हैं, तो आपको पता है वैसे तो सॉल्ट्स को किससे उठाना चाहिए? वो छोटा सा चमचा जो होता है उसको स्पैचुला कहते हैं वैसे केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, वो कीमियाई चमचा। खैर मैं कहना कि चाहते हैं, लेकिन हम बाज़ में चुटकी से उठा लेते हैं जल्दी जल्दी में। और अगर सिल्वर नाइट्रेट को आपने इस तरह उठा लिया, वो आपके हाथ पे ना काले रंग का धब्बा बना देता है स्किन के ऊपर। वो जब तक स्किन नहीं हटती ना तब तक वो काले रंग का धब्बा भी नहीं हटता, और वो स्किन हटने में अच्छा खासा टाइम लगता है, कई महीने लग जाते हैं स्किन को उतरने में। तो खैर मैं कहना कि चाह रहा था इस वजह से इसका नाम रख दिया लूनर कॉस्टिक। आपको क्या करना है? इसकी इक्वेशन बनानी है। मैं आपको कुछ हिंट दूंगा, हिंट सुन ले वरना आपसे ये सवाल कभी भी सॉल्व नहीं होगा। हिंट क्या है बेटा? रेजिड्यू का लफ्ज़ सिर्फ सॉलिड के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे वो जग में हम मिल्क शेक बनाते हैं, तो जग में वो आम का जूस निकालने के बाद वो आखिर में जो चीनी चिपकी भी होती है ना, वो रेजिड्यू होता है। रेजिड्यू का लफ्ज़ लिक्विड के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता, रेजिड्यू का लफ्ज़ गैसेस के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। और एक और हिंट ये कि Ag का एटॉमिक मास होता है 107। चलिए ठीक है, अब सॉल्व करें इसको। पहले क्या बनाएंगे? इक्वेशन। सवाल ने खुद ही बताया हुआ इक्वेशन क्या है, खुद उसने बता दिया गर्म करके क्या क्या बन रहा है।
और जब मैं सॉल्व करवाऊंगा ना आपको अंदाजा होगा बड़ा आसान था ये, इसे हम खुद भी ट्राई कर लें। अभी बताएं किसके अलावा है? अच्छा बस अगली क्लास में ऑर्गेनिक पढ़ा रहे तो कौन से चैप्टर पढ़ा रहे हैं? वैसे ऑर्गेनिक में सिर्फ 3 ही चैप्टर पढ़ाने होते हैं। एक 5 पढ़ाना होता है हाइड्रोकार्बन वाला, एक वो अल्काइल हैलाइड्स वाला, एक एल्कोहल्स वाला, है ना। बाकी दो तो वो तो बहुत ही आसान है, एल्डिहाइड और कीटोन। पहले कोशिश करेंगे इन्हीं में से पढ़ लें, ठीक है, क्योंकि बड़े चैप्टर तो ये ऑर्गेनिक में 3 ही है बस। फर्स्ट ईयर का तो कोई चैप्टर नहीं पढ़ाना फिजिकल केमिस्ट्री का, ठीक है। व्हाट इज द मास ऑफ रेजिड्यू? रेजिड्यू का मतलब सिर्फ सॉलिड के लिए इस्तेमाल हो सकता है। अच्छा है B54, आपका भी 54। चलिए ठीक है, मैं सॉल्व करेंगे। बच्चों सिल्वर नाइट्रेट को क्या कर रहे हैं? सवाल ने खुद ही बताया गर्म करना है। लिखा है गिविंग आउट, बन क्या रहा है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये क्या होता है? NO2। और क्या बन रहा है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या होता है? O2। एंड और इसके अलावा भी एक और कुछ बन रहा है, एंड सिल्वर इज अ मेटल, और एक Ag भी बन रहा है, Ag। आज इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले कौन सा एलिमेंट बैलेंस करूं जो एक तरफ ऑड हो एक तरफ इवन हो? सबसे बड़ा मसला ही वही होता है। ऑक्सीजन इस तरफ कितने? 3, उस तरफ कितने? 4। तो उसका तरीकेकार क्या होता है, जहां 3 होते हैं वहां 2 लगा के 6 बना लो। 6 बनाना आसान होता है। आ जाए यहाँ 6 कैसे बनाऊंगा? आप कहेंगे सर NO2 के सामने 2 लगाए, उससे क्या होगा? N भी बैलेंस होगा और ऑक्सीजन भी बैलेंस हो जाएगा। अब सिर्फ कौन सा एलिमेंट बैलेंस होने से रह गया? Ag। अब बताओ हमें लूनर कॉस्टिक कितना दिया हुआ है? 0.5 मोल, ठीक है। और हमें मालूम क्या करना है? लिखा है व्हाट इज द मास ऑफ रेजिड्यू। रेजिड्यू का लफ्ज सिर्फ यूज हो सकता है सॉलिड के लिए, और सॉलिड क्या है? इन तीनों में सिर्फ और सिर्फ Ag है, तो वो हो गया। अब क्योंकि बैलेंस इक्वेशन के मुताबिक दोनों का रेशियो क्या है? 2:2, तो ज़ाहिर इसका 0.5 मोल इसके कितने मोल के बराबर हो गया? 0.5 मोल। बस हो गया जवाब। बेटा मैंने आपके सामने लिख दिया है, 1 मोल Ag कितना होता है? 107 ग्राम। तो बताओ आधा मोल Ag कितना होगा? 107 का आधा। 107 का आधा कितना होगा? दैट इज जवाब होगा 53.5। खैर ऑप्शन में जाके हम कौन सा ऑप्शन टिक कर देंगे? 54। आसान था ना इक्वेशन लिखने के बाद। नेक्स्ट 7, मतलब आगे पीछे सवाल आते हैं। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स हैव फ्रैक्शनल एटॉमिक मासेस। ज़्यादातर एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस फ्रैक्शन में होते हैं, क्यों? चलो ठीक है। आप लोगों को पता है कि कुछ बच्चे उनकी राय है, ये मेरी राय नहीं है,
कुछ बच्चों की राय है कि भाई अगर ऑप्शंस में से जो सबसे लंबा वाला ऑप्शन होता है ना वही जवाब होता है ये अक्सर मुझे बच्चों ने बताया क्या सर ऐसा ही होता है सर। वो उसकी वजह ये होती है कि असल में वो बात को ना सही करने के लिए मजबूरन बात को लंबा करना पड़ता है, इसलिए जो सबसे लंबा वाला जवाब होता है वही होता है। खैर लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। मैं कहने के चाह रहा था, लिखा है मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स हैव फ्रैक्शनल एटॉमिक मासेस। एक पहली बात, हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल में लिखे होते हैं एटॉमिक मासेस नहीं होते, ये होते हैं रिलेटिव एटॉमिक मासेस। अच्छा, रिलेटिव एटॉमिक मास कैसे निकलता है? तमाम एलिमेंट्स की परसेंटेज को देखते हुए निकाला जाता है। जिस एलिमेंट की परसेंटेज ज़्यादा होती है उस एटॉमिक मास में कंट्रीब्यूशन भी उसका ज़्यादा होता है ना। अब बताइए इस तमाम बातों को सुनने के बाद आपने क्या फैसला किया? आप समझ होंगे इसका जवाब कौन सा? सी। एटॉमिक मासेस एक्चुअली तमाम आइसोटॉप्स का एक एवरेज है और एवरेज निकालते वक्त इस बात को कंसीडर किया जाता है जिसकी परसेंटेज ज़्यादा होती है एवरेज हमेशा उसके करीब निकलता है। चलिए ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूँ। एक क्लोरीन होता है 35, एक क्लोरीन होता है 37। पता इन दोनों का एवरेज क्या निकलना चाहिए? 36 है ना। 35 और 37 का एवरेज बिल्कुल बीच का निकलना चाहिए 36, लेकिन हम सब जानते हैं 36 नहीं निकलता, बल्कि क्या निकलता है 35.5। भाई वो कैसे निकल आया? उसकी वजह ये होती है ये है दुनिया के अंदर 70%, ये है दुनिया में 30%। एवरेज हमेशा उसके करीब निकलता है जिसकी परसेंटेज ज़्यादा होती है। अब बताओ 35 के करीब निकलेगा या 37 के? 35 के, इसलिए वो निकलता है 35.5। एज्यूम करो अगर 35 वाला भी 50% होता और 37 वाला भी 50% होता, अब बताओ उनका जवाब क्या निकलता? अब निकलता 36। एज्यूम करो 35 वाला होता 30% और 37 वाला होता 70%, अब बताओ इनका एवरेज कितना निकलता? जवाब है 36.5। इसका मतलब एवरेज हमेशा किसके करीब निकलता है? जिसकी परसेंटेज ज़्यादा होती है। इस तरह के सवाल पास पेपर्स में आए तो उसका अंदाज़ा किस तरह लगाओगे? ये देख करके जिसकी परसेंटेज ज़्यादा है एवरेज उसके करीब रहेगा, ठीक है। और एवरेज जब भी निकलता है तो सबसे छोटे वाले से बड़ा होता है और सबसे बड़े वाले से छोटा होता है। चलो ठीक है सही। आगे क्वेश्चन नंबर ये जो 1 लिखा हुआ है इसको पढ़ लेते हैं। लिमिटिंग रिएक्टेंट इज 1 विच, कौन सा ऑप्शन है? लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन होता है? जो कम क्वांटिटी में लिया जाता है या फिर जो कम प्रोडक्ट के कम अमाउंट बनाता है? कौन, क्या बताया था मैंने क्लास में? जो कम क्वांटिटी में लिया जाता है, इसे यहाँ पे जी, जो कम क्वांटिटी में लिया जाता है वो नहीं होता, बल्कि लिमिटिंग रिएक्टेंट वो होता है जो प्रोडक्ट का हमेशा छोटा अमाउंट देता है, ठीक है। इसलिए आप बताएं इसका जवाब क्या होगा? कौन सा ऑप्शन होगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है ना, ऐसे ही ना। चलो ठीक है आगे चलते, ये नजर आ रहे हैं? स्टोइचियोमेट्री डील्स विद क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव? क्वांटिटेटिव। कौन सा ऑप्शन हुआ? जहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, है ना, ऐसे ही। अगला, स्टोइचियोमेट्री एप्लीकेबल ऑन बैलेंस्ड या अनबैलेंस्ड? जहाँ पे बैलेंस्ड इक्वेशन। स्टोइचियोमेट्री इज एप्लीकेबल ओनली फॉर रिवर्सिबल या इररिवर्सिबल? जवाब है इररिवर्सिबल। चलिए ठीक है, तो आप कहेंगे बहुत आसान सवाल है। अब आ जाए नेक्स्ट, अब आ गया न्यूमेरिकल। अब पता चलेगा कौन कितने पानी में। चलिए सवाल का मैं हिंट दे देता हूँ। हिंट ये कि भाई ये सीसी क्या होता है? सीसी कभी सुना है? ये सीसी, हाँ सुने? कहाँ सुना है सीसी? हाँ शाबाश, इंजन में सुना है। बाइक होती है 70 सीसी, 125 सीसी, कार होती है 1300 सीसी, है ना, 2000 सीसी। सीसी होता है सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब को शॉर्ट में सीसी कहते हैं, और हम सब जानते हैं 1000 सीसी 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है। पहले ज़माने में टोयोटा कोरोला आती थी, उस पर लिखा होता था 2D। आपको पता है वो 2000 सीसी की गाड़ी थी। 2000 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर हो गया? 1 डेसीमीटर क्यूब के, है ना, सॉरी 2000 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर हो गया? 2 डेसीमीटर क्यूब के। इसलिए उसके लिखा होता था पीछे 2D। लैंड क्रूजर के पीछे क्या लगा होता है? 2। लैंड क्रूजर मैंने देखा ज़्यादातर या तो 2.5 की होती है या फिर 3.2 की होती है। पता है 3.2 का मतलब क्या है?
उसका इंजन 3200 सीसी का है ना, या उसका 3200 सीसी कह लें आप, या आप इसको 3.2 डी कह लें, एक ही बात है। उसके पिस्टन का वॉल्यूम 3200 ml है, और 70 सीसी की जो बाइक होती है उसके पिस्टन का वॉल्यूम जो होता है वो 70 ml होता है, जिसको आप 70 सेंटीमीटर क्यूबिक कह सकते हैं। सही है ना, समझ गए ना, याद रखिएगा इसको। चलें ठीक है। कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40। चलें ट्राई करें, लेट्स सी, देखते हैं कौन करता है इसको। इक्वेशन तो दी हुई है। सी, इतनी जल्दी आंसर निकाले तुमने? ओ भाई इतना आसान नहीं है भाई। हाँ भाई, अब मुझे लग रहा है आपने कर लिया, आप जो पीछे बैठेंगे। देखिए आपने, हाँ आप देखिए, आप ये होगा, निकाला है तुमने? कैसे निकाला दिया? पहले मोल्स में कन्वर्ट किया था, कितने मोल्स आए थे हैं? उसके बाद अच्छा, सही 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 सही, शाबाश। तुम्हारा नाम रेहान है ना? हाँ भाई, ये सवाल रेहान ने सॉल्व कर लिया, रेहान ने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। चले आप भी कर लेना है। चलिए मैं कर लेता हूँ। वैसे इसमें एक बहुत बड़ा मसला था, कहेंगे सर ये क्या, ये ग्राम में दिया हुआ है। सबसे मुश्किल सवाल ही वो होता है जिसको ग्राम के वॉल्यूम में कन्वर्ट करना होता है ना। अगर ये वाला सवाल है तो ये मुश्किल होगा वाकई एग्जाम के अंदर, बाकी फिर भी हो जाते हैं रेशो मेथड से। मोल से मोल तो इंतहाई हलवा होता है, वॉल्यूम से वॉल्यूम में इंतहाई हलवा होता है, मोल को वॉल्यूम में कन्वर्ट वो भी हलवा होता है। बस मोल से मोल निकालना होता है, बाद में वॉल्यूम में कन्वर्ट करना होता है। मसला होता है ग्राम से वॉल्यूम वाला। इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले ग्राम को मोल में कन्वर्ट करते हैं। वैसे तो बाज़ वक़्त देख कर पता चल जाता है कि अच्छा कैल्शियम जो ये 40 ग्राम है, हमें 20 ग्राम दिया हुआ तो आधा मोल है। बाज़ वक़्त नहीं दिया हुआ होता ऐसा, जैसे यहाँ दे दिया 8 ग्राम। अब क्या, अगर इस किस्म की प्रॉब्लम आए ना, फिर एक काम करना, फॉर्मूला लगा देना, टेंशन से बचना। तो मास इन ग्राम कितना दिया हुआ है 8, कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है 40। ये तो आपको पता है ना कौन से टेबल से कैंसिल हो रहा है, ये 8 के टेबल से कैंसिल हो रहा है। क्या हो गया इसको, 8 5 40 होता है ना। बताओ 1/5 कितना होता है, पता है आप में से किसी को? ये वाले नंबर्स ना याद रखना, 1/5 होता है 0.2, वरना तो हम सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन इस तरह के नंबर्स ना याद रखना कि जैसे 1/4 कितना होता है 0.25, 1/3 कितना होता है 0.33। चलें किसी दिन लिखवा दूंगा मैं आप लोगों को। मैं कहना ये चाह रहा था, चलें ये पहला काम मैंने क्या किया, ये ग्राम को किस में कन्वर्ट कर लिया, मोल में। अब एक काम करो, रेशो देखने की क्या ज़रूरत है। कैल्शियम और हाइड्रोजन बराबर है बैलेंस इक्वेशन में, तो इसका अगर 0.2 है तो इसका भी कितना हो गया 0.2 हो गया। बस अब एक आखिरी स्टेप रह गया इसको वॉल्यूम में कन्वर्ट करने वाला।
वो कैसे कन्वर्ट करेंगे बेटा, आप लोग मुझे बताइएगा 1 मोल का STP पे वॉल्यूम कितना होता है 22.4, तो 2 मोल का कितना हो गया 44.8, मतलब मुझे 2 मोल दिया हुआ है, नहीं 0.2, मतलब 2 में और 0.2 में फ़र्क किस चीज़ का होता है, डेसिमल की लोकेशन का। एक काम करो, डेसिमल की लोकेशन कम करो, क्या आएगा 4.48 डेसीमीटर क्यूब, ये है हमारा जवाब। लेकिन मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है सेंटीमीटर क्यूब में निकालना है। तो बताएं क्या करूँगा फिर मैं 1000 से कर दूंगा मल्टीप्लाई, 1000 से मल्टीप्लाई करने में कुछ नहीं होता, डेसिमल 3 टाइम्स आगे चले आता है। तो एक दफ़ा आगे जाएगा तो 4 के बाद आ जाएगा, फिर एक और दफ़ा आगे जाएगा तो 8 के बाद, तीसरी दफ़ा आगे लेके जाने के लिए 0 लगाना पड़ेगा। खैर इसका जवाब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2 सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करें। ट्राई करने से पहले एक बात अच्छी तरह सुन लें, ग्राम मोल बेटा मोल का दूसरा नाम होता है। ग्राम मोल ग्राम नहीं होता, ग्राम मोल मोल होता है। सुन लिया आप लोगों ने? चलो ठीक है, सवाल ये बहुत आसान है, 30-40 सेकंड में हो जाएगा सवाल। अच्छा, ऑर्गेनिक की चैप्टर पढ़ाने तो नहीं ना मुझे, सिर्फ वो MCQ सॉल्व करवाने? अच्छा, अभी हो गया टाइम, बहुत हो गई। बच्चों आ जाओ, किस किस को कंपेयर करना है? देखिए 4 ग्राम्स ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड को कंपेयर करना है किसके साथ, NO2 के साथ, है ना? तो आ जाओ इन दोनों को सिर्फ कॉपी कर देता हूँ। NO2 के 3 मोल दिए हुए, नाइट्रिक एसिड के 2 मोल दिए हैं। अच्छा, आप सबको पता है 4 ग्राम मोल का मतलब 4 मोल होता है। अब बताओ NO2 और नाइट्रिक एसिड में रेशो क्या है, 3:2, क्योंकि मोल से मोल तो रेशो मेथड से निकल आता है। बताओ नाइट्रिक एसिड हमें कितना दिया हुआ है, 4 मोल, तो बताओ ये कितना हो गया, तो देख के पता चल रहा है ना, ये डबल हुआ है, ये डबल हुआ है तो वो भी डबल हो जाएगा, 2 से 4 हुआ है तो ये 3 से 6 मोल हो जाएगा, वरना x एज्यूम करके निकालोगे तो भी 6 ही निकलेगा। बस इस मोल को ग्राम में कन्वर्ट करना रह गया बस। बेटा आ जाओ, NO2 का मॉलिक्यूलर मास निकालना, N का होता है 14, O2 का कितना हो गया 16, 2 32, कितना हो गया 46। बेटा 1 मोल NO2 होता है 46 ग्राम। बताओ 6 मोल NO2 कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 46 को 6 से कर दो मल्टीप्लाई, तो जवाब कितना आ गया 276 ग्राम। आसान था ना? किस किस ने कर लिया था वैसे? तुमने कर लिया था? कुछ बच्ची नहीं कर लिया? चल अच्छी बात। चलो आज परसेंटेज यील्ड के मजीद सवाल सॉल्व करते हैं।
इससे क्या हो गया? चल ठीक है, नजर आ रहा है सवाल पहला वाला? अब तो आई रहा नजर। What is the difference between theoretical and actual yield? चलो अब सही पढ़ लिया। What is the difference between theoretical and actual yield? बेटा theoretical yield क्या होती है? बैलेंस इक्वेशन के जरिए, लिमिटिंग रिएक्टेंट के जरिए जो आंसर निकलता है वो थियोरेटिकल यील्ड होता है। एक्सिस रिएक्टेंट के जरिए जो आंसर निकलता है वो गलत होता है, ऐसे ही ना? लेकिन जो हकीकत में प्रोडक्ट बनती है वो एक्चुअल यील्ड होती है। अब बताएं इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलो ठीक है, सही समझ में आ गया। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 2, हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज यील्ड। बताएं परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट करने का कौन सा फॉर्मूला बताएगा मुझे? ऑप्शन कौन सा होगा? बड़ा से जवाब हो गया ऑप्शन नंबर सी, एक्चुअल यील्ड ऊपर, थ्योरेटिकल यील्ड नीचे, 100 से कर रहे हैं मल्टीप्लाई। चलो ठीक है, अब आ जाएं अब क्वेश्चन, अब हमारे न्यूमेरिकल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 नजर आ रहा है? चलें ठीक है, सॉल्व कीजिएगा इसको। ये बहुत आसान सवाल है, बच्चों वाला। आप कहेंगे हम तो बड़े हो गए, हम तो बच्चों वाले सवाल सॉल्व ही नहीं करते हैं, है ना? ये तो हमारी शान के खिलाफ है। इतनी देर में सॉल्व हो जाता है, कितनी देर में तुमने फजूल बातें की। किसका जवाब आया? ऐसे ही जवाब पता चल रहा है देख के यार, क्या हो गया है? कौन बता रहा है? तुम सॉल्व किए तुमने? तो कम आ रहा है? पहले किए? अच्छा किया आपने, जेनेटिक, अच्छी बात है। आप में से और किसी ने किए? चले मैं कर लूँ सॉल्व। क्या हो गया तुम्हें अब्दुल कबीर? है जवाब नहीं निकाला अभी तुमने। अच्छा वैसे मुझे बताइएगा तो ब्यूटेन क्या चीज़ होती है? C4H10। देख के बताना ब्यूटेन से कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल बनेंगे? उस बेचारे में है 4 कार्बन, तो कार्बन डाइऑक्साइड के 4 ही मोल बनेंगे ना, 5 तो बनने से रहे। बताओ इन दोनों का रेशियो क्या होगा? 1:4। 1:4 का मतलब क्या होता है? 4 टाइम ज्यादा। अब बताओ से ब्यूटेन कितने डीएम क्यूब दी हुई? 50 डीएम क्यूब। तो बताओ कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बनेगी? 4 टाइम ज्यादा, कितनी हो जाएगी? जहाँ पे 200। ये तो देख के नहीं पता चल रहा। चलो अगर x एज्यूम करके भी करो तो कौन सा इतना टाइम लग जाएगा? x को 1 से करना था, 50 को 4 से करना था, तो ये जवाब कितना आ गया? 200 डेसीमीटर क्यूब। इसमें कौन सा इतना टाइम लगना था भाई? आसान था ना? चलो ठीक है, आगे चलो। नेक्स्ट
एक्चुअल और प्रैक्टिकल यील्ड इज लेसर देन थ्योरेटिकल यील्ड। लो भाई इसका जवाब तो आया नहीं। ये इसके दो ऑप्शन ये वाले हैं। अब बताने से जवाब क्या होगा? सम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट मे नॉट रिएक्ट। एक्चुअल यील्ड और प्रैक्टिकल यील्ड इज लेसर देन थ्योरेटिकल यील्ड। एक्चुअल यील्ड हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड से कम क्यों होती है? बताइए इसका जवाब क्या होगा? जवाब ऑप्शन नंबर ई, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 5 बताए एफिशिएंसी ऑफ द रिएक्शन इज जज बाय। इसका जवाब था परसेंटेज यील्ड से जज करते ना। चलो अब आ जाओ 6 से क्वेश्चन सॉल्व करो। इसको मैं बड़ा कर दूँ। जाओ ना यार। ये वाला सवाल एग्जाम में ज्यादातर ना ये वाले आ रहे हैं, ये थोड़ा आसान है। बेटा याद रखना, एक्सपेक्टेड यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड का एक और नाम होता है। अच्छा कब आ गया? ए आया। चलो ठीक है। किस किस का वैसे आया जवाब? तुम दोनों का। अच्छा और किसी का? चलो ठीक है मैं सॉल्व कर लेता हूँ। बताओ परसेंटेज यील्ड में ऊपर क्या रखते हैं? एक्चुअल। एक्चुअल क्या है इसमें? 5 है, 1000 से ज़्यादा छोड़ा है वो नंबर। एक्सपेक्टेड यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड होता है 100 से कर देते हैं मल्टीप्लाई। हाँ भाई कुछ कैंसिल हो रहा है? कौन से नंबर से कैंसिल हो रहा है? तो आप लोगों को पता है 16 6 का कितना होता है? 96। बताओ 6 17 का कितना होगा? 6 16 का होता है 96, 6 17 का होता है 102। पता है ज़्यादा करीब कौन सा है? 17 वाला है या 16 वाला? 17 वाला ज़्यादा है। एक काम करते हैं इसको 17 से कैंसिल कर देते हैं। हमें कौन सा एग्जैक्ट आंसर निकालना है? कर दें आप। 102 में और 100 में फ़र्क क्या है? अब एक काम करो 5 को 17 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या जवाब आ जाएगा? 85%। अब बताओ 85 के करीब तरीन ऑप्शन कौन सा है? जहाँ पे ऑप्शन नंबर ए 83.3। क्वेश्चन सॉल्व करना 7। आगे जवाब तुम लोगों ने सॉल्व करने शुरू भी नहीं किया, कुछ लोगों ने तो बैठे हैं अभी सुकून से। बेटा फॉर्मूले में परसेंटेज यील्ड के ऊपर होता है एक्चुअल और नीचे क्या होता है? थ्योरेटिकल, जिसको एक्सपेक्टेड यील्ड भी कहते हैं। किससे मल्टीप्लाई करना है? 100 से। पता है सवाल में परसेंटेज यील्ड कितनी दी हुई? 90। कैलकुलेट दी एक्चुअल यील्ड, उसका एक्स लिख दूँ मैं, एक्स मालूम कर लूँगा। पता है थ्योरेटिकल यील्ड कितनी? 5। 100 से कर दें मल्टीप्लाई। क्या करूँ अब मैं? 90 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 5 से
100 से कर दूंगा डिवाइड तो x आ जाएगा। वो तो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया ना। अब 5 2 10 कितना आ गया 9/2। वो तो 9/2 कितना होता है 4.5 मोल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। नहीं तो परसेंटेज यील्ड कितनी है 80%। एक्चुअल हमें मालूम करनी है। थ्योरेटिकल यील्ड कितनी है 2। 100 से कर दो मल्टीप्लाई। किस तरह सॉल्व करना है 80 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, 100 से करना है डिवाइड। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। 2 5 10 कितना आ गया 8/5। 8/5 कितना होता है 8 अंदर रख दो 5 बाहर। 5 1 5 कितने बच गए 3 पॉइंट लगाकर 0 लगा दो। 5 6 30 तो जवाब कितना आ गया 1.6। क्वेश्चन नंबर 9 10 11 एक ही सवाल है सर। 9 10 11 में मैं आपको एक साथ सॉल्व करवा देता हूँ। ठीक है बच्चों, सवाल में क्या दिया है? इस सवाल के अंदर हमें पेंटेन दिया है C5H12 और क्या है ऑक्सीजन है और क्या बन रही कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। मतलब बैलेंस इक्वेशन के मुताबिक पेंटेन के कितने मोल्स हैं? बैलेंस इक्वेशन के मुताबिक पेंटेन के कितने मोल्स हैं 1 ना। बताओ ऑक्सीजन के कितने मोल्स हैं 8 है ना। ऐसे ही होगा, ये तो गलत हो नहीं सकता। बताओ हमें सवाल में कितना दिया हुआ है? पेंटेन कितना दिया हुआ है 2 मोल। बताओ ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है 8 मोल। अब देख के बताओ लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है, एक्सिस रिएक्टेंट कौन है और कौन कितने एक्सिस में। यदि इस तरह के सवाल मेरी क्लास में बताया था तो लिमिटिंग कौन हुआ O2 लिमिटिंग हुआ और पेंटेन एक्सिस हुआ। पता है कितने एक्सिस में? सही शाबाश बेटा। इसका 8 मोल बताओ इसके कितने मोल के साथ रिएक्ट करेगा 1 मोल के साथ। लेकिन इसका हमें दिया हुआ कितना है 2 तो लेकिन वो 2 के साथ तो रिएक्ट नहीं करेगा। इसका 8 मोल इसके 1 मोल के साथ रिएक्ट करेगा और 1 मोल बच जाएगा। समझ गया? तो सीन लिमिटिंग कौन हो गया ऑक्सीजन, क्योंकि पूरा पूरा कंज्यूम हो रहा है। पेंटेन क्या हो गया एक्सिस बच रहा है। कितना एक्सिस में 1 मोल एक्सिस में। अब ये बाकी तीनों सवाल इसी से मुताबिक पढ़ लें आप। इस सवाल में लिखा हुआ एक्सिस रिएक्टेंट कौन है तो बताए एक्सिस रिएक्टेंट कौन बनाए पेंटेन। लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है ऑक्सीजन। कितना एक्सिस में जवाब 1 मोल एक्सिस। तो ये तीनों सवाल इससे मुताबिक थे। कौन सा टॉपिक था ये लिमिटिंग रिएक्टेंट। मुझे यकीन है आप लोगों की स्टेशियोमेट्री की प्रैक्टिस हो गई होगी। फिर भी आप लोगों को पास पेपर में कोई सवाल मुश्किल लगे तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। अगले मतलब नेक्स्ट वीक अगर क्लास हुई तो उसमें अगर हम ऑर्गेनिक की वर्कशीट सॉल्व करेंगे और इनऑर्गेनिक मतलब आप फिजिकल की नहीं करेंगे। जैसे हाफिज़। ऑर्गेनिक के 3 चैप्टर बड़े ना 5 6 7 बस। नॉमेनक्लेचर तो आती होगी आप लोगों को है ना।